आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल 3 नंबर वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। तो देखिए पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव है। तो पुनर्जागरण के बाद क्या होता है कि इससे क्या होता है, नए नगरों तथा वर्गों का विकास। पुनर्जागरण का जो प्रभाव है क्या है, इससे क्या होता है, नए नगरों का विकास होता है, नए वर्गों का विकास होता है। अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश हो जाता है। जो अंधविश्वास है, जो अज्ञानता है, ये सब खत्म हो जाता है। नवीन स्थानों की खोज, नए नए स्थानों को खोजा जाता है। पुनर्जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। मतलब जो पुनर्जागरण काल में क्या होता है, जो यूनानी कला है, जो लैटिन कला है, ये सब का प्रसार होता है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। फटाफट नोट करिए, आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो देखिए इसका उत्तर होगा 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के मुख्य कारण थे। पहला बात क्या है कि यहाँ पर चीन में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब जनसंख्या बढ़ जाता है, जो सरकार है खाने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर लोगों में आक्रोश आ जाता है। जाहिर सी बात है, जब भुखमरी होगा तो एक आक्रोश आ जाता है और इस प्रकार से वहां पर क्रांति होना शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए आप लोग कि 1911 ईस्वी की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या थी। सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। देश में जो भी खाने का सामान होता था वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं था। अगला पॉइंट क्या है कि 1910 से 1911 ईस्वी के भयंकर बाढ़ों के कारण लाखों लोगों की जानें गई तथा देश में भूखमरी फैल गई। इससे लोगों में असंतोष बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की आग भड़क उठी। 1910-11 में क्या होता है, चीन में अगर बाढ़ आ जाता है जिससे लाखों लोग मर जाते हैं और चारों तरफ भूखमरी फैल जाता है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहां पर विद्रोह शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट के मंचू राजवंश की दुर्बलता। ये जो मंचू राजवंश है जब ये दुर्बल हो गया, ये भी एक कारण है यहाँ पर चीनी क्रांति का। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि चीनी क्रांति का और एक कारण प्रवासी चीनियों का योगदान था। विदेशों में रहने वाले चीनी लोग काफी धनी हो गए थे। वे चीन में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में थे। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी का जब थोड़ा धन पैसा हो जाता है तो घमंड आ जाता है, उसको लगता है नहीं मेरा जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर भी वही बात हुआ कि जो चीनी के ऐसा लोग जो विदेश में रहा करते थे, जब उन्हें बहुत ज़्यादा धनी हो गए तो मतलब चीन में सत्ता परिवर्तन करने के पक्ष में थे, सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे। अगला पॉइंट कि पाश्चात्य जगत से संपर्क चीनी क्रांति का प्रमुख कारण था। देखिए जो चीनी क्रांति है ना, जो चीनी क्रांति हुआ था, इसका और एक कारण कि जो चीन था वो किससे के संपर्क में था, तो पाश्चात्य जगत के संपर्क में था, जो कि यहाँ पर ये भी कारण है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, यह दस्तावेज चर्च द्वारा जारी होता था, जिससे क्या होता था, कोई भी व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए दस्तावेज जारी होता था, उसी को बोला जाएगा यहाँ पर पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई, जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। ये हुआ एक बात, मेसोपोटामिया इराक में विकसित हुआ है और एज़टेक हमारा अमेरिका में। मेसोपोटामियाई सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशुपालन नहीं जानते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देख लीजिए मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। चलिए फटाफट आप लोग नोट करते चलिए। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। कोई किताबी भाषा नहीं है, बल्कि सब यहाँ पर मैंने अपने से अच्छी तरीके से हर चीज को बना कर लिखा है। अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया।
मेसोपोटामिया में भी शिक्षा को महत्व दिया और एज़टेक में भी शिक्षा को महत्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। तो देख लीजिए इसका जो कारण है क्या क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो पहला कारण है क्या है कि अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बात है कि जो स्पेन और पुर्तगाल के जो ईसाई लोग थे ना, वे लोग क्या चाहते थे कि अलग अलग देश में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट कि विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे, इसलिए भी उन लोगों का साहस बढ़ गया। उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है, इसलिए उन लोगों का साहस बढ़ा, उन लोग निकल गए यात्रा में। तो ये हो गया यहाँ पर 3 पॉइंट फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसके सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। हम लोग नहर का भी देखेंगे और रेलवे का भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ निम्नलिखित है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक एक करके डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नहरों के सापेक्षिक लाभ। पहला पॉइंट क्या है कि नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया है। नहरों के द्वारा क्या होता है, मतलब जैसे खान, जो खदान इसको जो बोल सकते हैं, तो वहाँ से कोयला और लोहा जैसे जो भी भारी चीज़ निकलता है उसको आसानी से हम लोग फैक्ट्री तक ले जा सकते हैं। नहरों द्वारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता पड़ता है। बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। ठीक है, आने जाने का भी यहाँ पर मतलब बहुत ही सस्ता परिवहन मिल गया। रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ हम लोग देख लेते हैं। रेलवे का यहाँ पर क्या क्या लाभ है एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर रेलवे वाला का क्या हो जाएगा, पहला जो पॉइंट है क्या है कि रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। देखिए ऐसे तो नहर में भी यात्रा होता था पहले, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था, प्रॉब्लम्स होता था। बट जब रेल परिवहन आया तो सारा का सारा प्रॉब्लम छूमंतर हो गया, खत्म हो गया। अगला पॉइंट, रेल संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। ठीक है, रेलवे हमारा क्या है, सस्ता ही है और सरल है, आसानी से मिल जाएगा। स्टेशन जाइए, रेल में चढ़िए, जहाँ जाना चले जाइए। तो ये भी एक सस्ता साधन मिल गया और इसलिए लोग उसमें मतलब ज़्यादा ये करने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे। फिर आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? देखिए मेजी पुनर्स्थापना माने क्या हो जाएगा, मेजी बोलिए फिर मेजी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेजी भी लिखा है, कहीं पर मेजी भी लिखा है। तो मेजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था। ये जो मेजी पुनर्स्थापना है ये 19वीं सदी में कहाँ पर घटित हुआ है, तो जापान में घटित हुआ है, जिससे जापान के राजनीतिक, ठीक है, जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इससे क्या होता है, उसका जो राजनीतिक है, जो सामाजिक वातावरण है, इसमें बदलाव आ जाता है, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जापान जो है आर्थिक मामले में यानी कि पैसे के मामले में, औद्योगिक यानी कि उद्योग फैक्ट्री के मामले में, सैन्य विकास सेना के मामले में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे, प्रोग्रेस करने लगा। इस क्रांति ने जापान के एदो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। नोट करिए, बहुत ही सुपर डुपर हिट मतलब इसका उत्तर है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण माने क्या है? देखिए पुनर्जागरण जो है ना एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है, पुनर्जागरण 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 मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है और यहाँ पर फिर से मैंने आप लोगों को और एक बार बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखिए कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी? पहला पॉइंट, ईसाई ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। बात समझे हमारा, ये एक बात हो गया। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये हुआ कोपरनिकस क्रांति, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। बहुत ही ईजी तरीके से लिखा हुआ, आप लोग अगर एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या है कि कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारी उसका विरोध करेंगे। तो इसको भी नोट करिए, ये भी इसी क्वेश्चन नंबर 9 का ही है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सी, यहाँ पर सी लिखिएगा, ठीक है, कौन सी नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तो अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाने वाली खाद्य वस्तुएं निम्नलिखित थी। क्या क्या? तो एक आलू, तंबाकू, गन्ने से बनी चीनी, रबड़, लाल मिर्च, इमारती लकड़ी, कोको और चॉकलेट बनाने के लिए ककाओ। तो ये सब आप लोग नोट करिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है,
तो क्वेश्चन में 11 है कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी। देखिए, दक्षिण अमेरिका की संस्कृति विविध सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। इनमें उन लोगों की मूल संस्कृतियां शामिल है, परंतु यूरोपीय संस्कृति मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच द्वारा लाई गई है। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका की जो संस्कृति है वो विविध संस्कृति है, मतलब बहुत प्रकार का है। इनमें उन लोगों की मूल संस्कृति भी शामिल है, उन लोगों का जो पहले का स्टार्टिंग टाइम जैसे बाप दादा का जो है वो सब कुछ शामिल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर यूरोपीय संस्कृति का बात किया जाए तो इसमें इन लोगों का नहीं है, बल्कि कुछ स्पेनिश का है, कुछ पुर्तगाली का है, कुछ फ्रेंच का है, बल्कि इन लोगों का अपना कुछ भी नहीं है, इनका मूल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो दक्षिणी अमेरिका है, बल्कि उसमें इन लोगों का भी है, अपना मूल भी है। आगे चलिए, जो अगला पॉइंट है कि यूरोप की संस्कृति कला, वास्तुकला, फिल्म, विभिन्न प्रकार के संगीत, अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन में निहित है, जो यूरोप महाद्वीप से उत्पन्न हुई है। इसको भी नोट करिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला जो है हमारे पास, अगला जो है क्या है यहाँ पर, अगला है यहाँ पर कि जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति विशेष रूप से सिनेमा और टीवी जैसे माध्यम से है। नोट करिए, इसी का है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि किसी भी उद्योग का आधार कच्चा माल होता है। यदि कारखाने को कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होती रहे तो उत्पादन नियमित गति से होता रहता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान के चलिए कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी उद्योग है, तो उस उद्योग तभी वो वाला उद्योग जो तभी चल पाएगा जब उसको कच्चा माल एकदम हमेशा सप्लाई होता रहेगा, मिलता रहेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर डिले होता है तो फैक्ट्री में सही ढंग का सामान नहीं बनेगा, डिले होगा सामान बनने में। इसके विपरीत यदि कच्चे माल की आपूर्ति कम या बंद हो जाती है तो उद्योग का उत्पादन कम हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया, और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यदि एक ही क्षेत्र में कच्चे माल की आपूर्ति हो तो उद्योग का विकास तेजी से होता है। अगर एक ही जगह पर अगर हमें सब कुछ सामान मिल जाएगा, वो जो फैक्ट्री होगा उसका विकास बहुत ही तेजी से होगा। यह ब्रिटेन का सौभाग्य था कि वहाँ एक द्रोणी क्षेत्र था, एक ही पट्टी में उत्तम कोटि का कोयला और उच्च स्तर पर लोहा साथ साथ उपलब्ध था, ठीक है। जिसके चलते क्या हुआ, वहां पर इसका क्या हुआ, जो ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। नोट करिएगा, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि अधिक मात्रा में जब फैक्ट्री वगैरह लगाया गया, तो वहां की जो स्त्रियां थी, यानी कि जो महिलाएं थी, उनको भी वहां पर काम करना पड़ा और महिलाओं से बहुत ही मतलब अधिक टाइम तक काम लिया जा रहा था। जिसके चलते क्या हुआ, उन लोगों का जो स्वास्थ्य बिगड़ गया, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनका जो गृहस्थ जीवन था वो भी बर्बाद होने की कगार पर आ गया। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी की जो स्त्रियां थी, उन लोगों का तो और मौज हो गया, उन लोग एकदम सुखी जीवन, आनंदमय जीवन बिताने लगा। वही चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों को कारखानों में ज्यादा देर तक काम करने के फलस्वरूप उसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा और स्त्रियों का गृहस्थ जीवन बर्बादी की कगार पर आ गया। और दूसरी ओर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिक देर तक काम करना पड़ रहा था, जिसके चलते उन लोगों का जो स्वास्थ्य उन लोगों का खराब होने लगा, गृहस्थ जीवन बर्बाद होने लगा। और दूसरी ओर अगर देखा जाए, ठीक है, क्या है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण के कारण संपन्न और उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन और भी अधिक आनंदमय हो गया, ठीक है, बहुत ही और उन लोगों का एंजॉय हो गया। चलो भाई, पैसा तो आ रहा है ना, अब एंजॉय ही एंजॉय है। क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी आई एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। देखिए इसका उत्तर होगा, पहला था राष्ट्रवाद। इसका अर्थ था मंचू राजवंश को सत्ता से हटाना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था, ये हो गया एक बात। दूसरा गणतंत्र, देश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। तीसरा था समाजवाद, यानी कि पूंजी का नियमन करना तथा भूमि के स्वामित्व में समानता लाना, ये समाजवाद। तो उसका 3 सिद्धांत ये था, इसको नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। देखिए इसका उत्तर, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ने लगी तथा एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति का विकास होने लगा। 12वीं शताब्दी में मंगलों और चीन के बीच व्यापार बढ़ने से इटली के नगरों का मुख्य रूप से पुनरुत्थान हुआ। नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं। चलिए देख लेते हैं कि
माने क्या होता है? देख लीजिए मानवतावाद। इसका उत्तर हो जाएगा कि मानवतावाद एक सोच है जो मानव मूल्यों और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। मानवतावाद विचारधारा मानव के कल्याण के विचारों को बढ़ावा देता है। नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। देखिए इसका उत्तर, तो एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं, देखिए यहाँ पर क्या नहीं बल्कि निम्नलिखित लिखिएगा, निम्नलिखित, निम्नलिखित, या फिर अगर कुछ आपको नहीं लिखना है यहाँ पर लिखिए एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में समानताएं। इसको कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, इसको लिखना ही नहीं है, इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको नहीं लिखना है, फिर जैसा लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट है कि यूरोपियनों के समान ये लोग सोने और चांदी को विशेष महत्व नहीं देते थे, ठीक है। जैसा यूरोपियन जो थे उन लोग जिस प्रकार से सोने चांदी को महत्व देते थे, इन लोग नहीं देते थे। इन तीनों सभ्यताओं में सामूहिक स्वामित्व की प्रथा थी। यहाँ बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। फिर आगे चलिए, आगे क्या देख सकते हैं, आगे आप लोग आगे देखिए, यहाँ पर क्या है आगे की एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यताओं को अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाया जाता था। ये सब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आंसर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुआ। देखिए पहला कारण क्या है कि इंग्लैंड में संसाधनों की भरपूर मात्रा थी, वहाँ पर संसाधन का कोई कमी नहीं था, ये हो गया पहला कारण। आगे चलें, आगे देखिए यहाँ पर और कारण होगा। यहाँ पे क्या है कि तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास एवं नए नए आविष्कार जैसे वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी इत्यादि। सस्ता श्रम भी यानी कि लेबर भी उनको सही दाम पे मिल जाता था। इंग्लैंड के लोग खगोल विज्ञान और गणित में निपुण थे, इसके चलते भी इंग्लैंड के पास निपुण इंजीनियर थे, उन लोगों के पास इंजीनियर भी बहुत ही अच्छे थे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और इसके आविष्कारक का नाम बताएं। तो एक साइड में हमने आविष्कार लिखा है, एक साइड में आविष्कारक लिखा है। फ्लाइंग शटल जॉन के हो जाएगा, स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्ज हो जाएगा, भाप इंजन थॉमस न्यूकोमेन। देखिए ये जो भाप इंजन है, फिर जब इसको क्या किया, देखिए इसका तो आविष्कार थॉमस न्यूकोमेन ने किया था, लेकिन बाद में इसको क्या करता है, ठीक करता है, कौन ठीक करता है, जेम्स वाट, ठीक है, जेम्स वाट इसको मॉडिफाइड करता है। कॉटन जिंग, एल वेटनी, स्पिनिंग म्यूल तो क्रम्पटन हो जाएगा। नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन 19 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 20 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो इस विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए कोरिया ने IMF यानी कि इसका मतलब जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद ली, ठीक है। साथ ही क्या करता है, देखिए यहाँ पर साथ ही कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण चुनौती की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दिया। इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। तो देखिए इसका उत्तर, यूरोप के नाविक एक ऐसे देश के समुद्री मार्गों को खोज करने निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। देखिए सबसे पहला बात क्या होता है, यूरोप के ऐसे बहुत सारे नाविक थे जिन्होंने क्या किया, समुद्र के मार्ग से यहाँ पर देश को खोजने निकल पड़े। अब देखिए सुना तो बहुत था इस सब के बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं था। वही चीज में लिखा है, इन नाविकों में से एक का नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। ये तो इटली के निवासी थे। ये क्या करता है, भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। कोलंबस क्या होता है, अटलांटिक महासागर जो है ना यहाँ पर भ्रमित हो जाता है और भारत को छोड़कर वह अमेरिका पहुंच जाता है और कोलंबस को अमेरिका ही भारत लगता है। इससे चलते वहां के मूल निवासियों को उन्होंने क्या बोला, रेड इंडियंस का नाम दिया। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद, देखिए कोलंबस जिस टाइम यात्रा किया उसके 5 साल बाद क्या करता है, पुर्तगाल के एक नाविक है, ठीक है। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्र मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का नया मार्ग खोज लिया था। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी फिर देखिए आगे क्या है, कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे।
अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। ठीक है, तो ये सब हो गया था, इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पर ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।